नाजरीन, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब छितर पड़ रहे हो तो चीखों की आवाज बहुत दूर तक जाती है। अगर आप नहीं जानते थे तो पीडीएम हुकूमत का हाल उठा के देख लें। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान कहा था, कल की समाअत के दौरान, कि मैं इस समाअत के बाद चंद अहम मुलाकातें करूंगा और इंशाअल्लाह सोमवार का सूरज बहुत अच्छी खबरें लेकर तुलू होगा। बहुत सी अहम डेवलपमेंट चल रही हैं, अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन वो खबरें अभी इतनी मैच्योर नहीं है। उनको कंफर्म करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। कल की जो अदालती समाअत हुई उसमें लीगी वुज़रा, लंदन में भागा हुआ एक मफरूर मुल्जिम और उसकी बेटी के बयानात पे तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कल एग्जैक्टली क्या समाअत हुई थी और कमरा अदालत में क्या हुआ था उसका हाल सिर्फ मैं आपके सामने 1 मिनट में रखूंगा, क्योंकि मैं कल व्लॉग नहीं कर पाया था। आपको बताया था कि ये पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का गद्दार टोला इस मामले को लटकाना चाहता है। ये इलाका प्लान ये था, पहले तो चीफ जस्टिस को खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें धमकियां दी गई कि तुम्हारी फैमिलीज को ऑडियोज, वीडियोज और हर तरह का ओछा हथकंडा ये जो इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ पे ऑडियोज और वीडियोज से याद आया, आप मुझे ये बात बताएं कि मरियम नवाज की सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है? कमेंट्स में लाजमी बताएं। लेकिन मैं अपने तौर पे आपको बताता हूँ कि मुझे उसकी सबसे बुरी बात क्या लगती है। एक औरत हो के उसकी इज्जत नफ्स है, इस्लाम ने औरत को एक एहतराम दिया हुआ है, हम सबको पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2% की सियासत बचाने के लिए गंदी ऑडियोज और वीडियोज सामने लाना, ये मरियम नवाज की मुझे सबसे भयानक बात लगती है। आपको सबसे बुरा क्या लगता है वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इन्होंने जजेस को इस तरह से धमकाने की कोशिश की और उन्हें बड़ी हाई रकम की ऑफर की गई कि तुम्हें बहुत अमीर कर देंगे, तुम्हें बड़ा ओहदा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं। जब चीफ जस्टिस साहब डट गए, इनका यह था कि जितने भी बेंच में जजेस हैं उनको आपस में लड़ा दो। पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अलग हुए, उसके बाद जस्टिस मंदोखेल अलग हुए। जब ये अलग हुए, इनका प्लान ये था कि अब फुल कोर्ट बनेगा। फुल कोर्ट क्या होता है? फुल कोर्ट में 15 से 16 सीनियर जजेस बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के और वो सब के सब फैसला करते हैं। इन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा और उसके बाद हम अपने जजेस को खरीदेंगे और मनपसंद फैसला हासिल करेंगे। अगर मनपसंद फैसला हासिल ना भी हुआ तो इस मामले में कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जाएंगी कि अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब जजेस को ही आपस में इख्तलाफात में फंसा दिया जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि अपने चीफ जस्टिस साहब नहीं आते, यानी काजी फाइज ईसा साहब। अब ये सब इनका प्रोपेगेंडा था, लेकिन कल चीफ जस्टिस साहब द स्ट्रॉन्ग मैन उन्होंने साबित किया कि वो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जैसे ही जस्टिस मंदोखेल अलग हुए, उन्होंने वही 3 रुकनी बेंच बनाया और समाअत शुरू की। फुल कोर्ट के मामले पर अटॉर्नी जनरल यानी हुकूमती वकील की जानिब से इस्तदा की गई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस पर मजीद वक्त नहीं जाया कर सकते। इस केस को सुनने के लिए उन्हें केस को समझना पड़ेगा, जो दूसरे जजेस फुल कोर्ट में आएंगे, तो हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम इस केस को मजीद नहीं लटकाना चाहते, इसलिए हमारा 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। अब वो 3 रुकनी बेंच कौन सा है? जस्टिस इजाजुल एहसान है, जिसको मरियम नवाज कहती है कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल को कई बार दलाइल में खामोश करवाया। और तीसरे बड़े जज जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं। मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। इदारों के आला अफसरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, ताकतवर इदारे जिनको हम वीगो वाले भी कहते हैं, उनकी तरफ से भी धमकियां दी जा रही थी, और हुकूमती वुज़रा की तरफ से कि तुम्हारा हाल चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की तरह करेंगे, और मार्शल लॉ तक की भी धमकी दी गई है। मेरे सुनने में यह आया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस बेंच के जजेस ने, यानी ये जो बेंच समाअत कर रहा है, इस बेंच के जजेस ने बहुत कुछ झेला है, यानी धमकियां, उनकी जाती जिंदगी पे गंद उछालना, ऑडियोज, वीडियोज वगैरह, लेकिन आइन के तहत ही हम फैसला करेंगे, ये सब जान लें। अब ये सब समाअत कल चलती रही, लेकिन नतीजा क्या निकला कि अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, जिसने फंड जारी करने हैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, और सेक्रेटरी दिफा, जिसने सिक्योरिटी देनी है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, उनके सेक्रेटरीज को तलब कर लिया और उनसे जवाब मांग लिया। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, अदालत पहले ही कह चुकी है कि जिस महकमे ने साफ और शफाफ इलेक्शन में रोड़े अटकाए उसको जवाब देना पड़ेगा। वैसे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सोमवार को चीफ जस्टिस साहब इसका फैसला सुना देंगे, मंगल को सुनाएंगे या फिर कब सुनाएंगे? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे ख्याल में शायद बुध जुमेरात तक आ जाएगा। अब ये सब जब हो गया, जस्टिस साहिबान डट गए और हुकूमती प्रोपेगेंडे में, एस्टेब्लिशमेंट के गद्दारों के प्रोपेगेंडे में नहीं आए, तो नून लीगियों को अपनी कब्र सामने खुदी हुई दिखाई दी। नवाज शरीफ ने लंदन में एक दरबार लगाया, उस दरबार में सामने 2-4 माइक पड़े थे और एक लिफाफी सहाफी वहाँ पे बैठा था, और वो लिफाफी सहाफी नवाज शरीफ के लंदन के दरबार में नवाज शरीफ के मनपसंद सवालात पूछ रहा था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वही घिसी पीटी बात कि मुझे क्यों निकाला, जब मैं था तो चीजों के रेट बहुत कम थे, और जस्टिस साकिब निसार साहब पे भी उन्होंने बात की, और आज के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह पे भी बात की। मुझे ये समझ नहीं आया कि इस वक्त इक्तदार में इमरान खान तो नहीं है तो आपकी ही हुकूमत, आपके भाई की हुकूमत है, और आप उसी पर तनकीद कर रहे हैं
रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि अपनी बेटी वाली मुनाफिकत, मरियम नवाज वाली मुनाफिकत, जब रेट ऊपर हो तो मेरे हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, जब 5 रुपए पेट्रोल नीचे हो आवाम को चूना लगाने के लिए, तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि शुक्रिया डार साहब, कौम को आपने ये रिलीफ दिया। फिर जब गौर किया तो पता चला कि वो अपनी हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहे थे। जाहिर है इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, वैसे हैं तो वो बेवकूफ़ ही, लेकिन वो अपनी हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया है तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये शातिर लोग हैं, इनका खन्नास दिमाग में भरा हुआ है कि किसी भी तरीके से अवाम के रगों से खून का आखिरी कतरा तक न छोड़ना है। अब डॉलर 500 पे चला जाएगा, ये ऐसे ही बयान तो नहीं आ गया, डॉलर 500 पे ले जाया जाएगा। और हो सकता है कि इसाक डार साहब ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी हो। जब डॉलर ऊपर जाएगा, महंगाई यकदम बढ़ेगी, तो ये कहा जाएगा कि मुल्क की हालात बहुत खराब हैं, खजाने में फंड्स नहीं है, तो इलेक्शन को मुलतवी करो। इन्हीं की 85 रुकनी काबीना की एक वजीर मरियम औरंगजेब, जो कि एक मामूली से वजीर है, कहती है कि हम अदालती हुक्म को नहीं मानेंगे। एक तरफ ये कहती है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहता, और ऊपर से ये भी कि अगर इलेक्शन का फैसला आया तो हम नहीं मानेंगे। यानी इतनी बेगैरती से झूठ। ये जब झूठ बोलते हैं तो मुझे खुद से शर्म आती है कि यार इनके लिए कितनी बेइज्जती होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी, लेकिन इन्हें कोई गैरत नहीं है। अब इनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं, ये तो पता है। सुप्रीम कोर्ट डट गई है, इनका बाप भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेगा। और ये अंदरूनी जराये की खबर है कि हो सकता है कि PMLN यानी नून लीग इलेक्शंस का बायकॉट करे कि हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ते, क्योंकि सर्वेज आ चुके हैं कि 250 या गालबन 270 में से 220 सीटें PTI जीतेगी, यानी 2/3 मेजोरिटी PTI के हिस्से में वाज़े तौर पे आ रही है। ये अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी में ये इलेक्शन में नहीं जा सकते। और फिर जब ये इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे, फिर वावेला करेंगे फलाना इदारा हमारे खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ थी। जिस तरह ये 2017 में इसको नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और इसने जहर उगला था बाजवा और फौज के खिलाफ। उस वक्त फौज बहुत बुरी थी, लेकिन आज जब PTI पे क्रैकडाउन शुरू हुआ, जब इमरान खान को उन्होंने बाहर किया, तो उस वक्त फौज के गुन गाने शुरू हो गए और फौज बहुत अच्छी बन गई। सोशल मीडिया पे आपने ये डिस्कशन देख ही ली होगी कि इसराइल और पाकिस्तान की तिजारत शुरू हो गई है, और ये पहले तो प्राइवेटली टाइप पे शुरू किया गया है। और इस हफ्ते पाकिस्तान से चीजों का पहला जहाज इसराइल पहुंचाया गया, और वहां पे दुकानों पे पाकिस्तानी चीजें फरोख्त हो रही हैं और वहां के लोग ले भी रहे हैं। ये सब कुछ इंतहाई शर्मनाक है। जाहिर है ये कठपुतली हुक्मरान है, कौन इनको हैंडल कर रहा है? पीछे से एस्टेब्लिशमेंट इनको फीड कर रही है, अमेरिका इनको फीड कर रहा है। याद रखें, कायदे आजम का बयान था कि एक नाजायज औलाद है, नाजायज बच्चा है। इतनी सख्त बात कायदे आजम ने इसराइल के बारे में कही थी, लेकिन आज हम उसे तस्लीम करने जा रहे हैं। ये तो वाज़ेह है कि इस फैसले को ना तो पाकिस्तान का अवाम मानेगी, ना ही इमरान खान मानेगा। इंशाअल्लाह अगर कुछ भी इन्होंने किया तो अवाम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। यहाँ पे उस मौलाना साहब का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने इन चोरों को इकट्ठा करने की वजह वही बने थे, और अपना बेटा वजीर लगवा के अब वो सुकून से तकिए पे सर रख के सो रहे हैं। इमरान खान यहूदी एजेंट था, लेकिन उसकी हुकूमत में हज बहुत सस्ता था, लेकिन इन नेकोकारों के आने के बाद हज बहुत महंगा हो गया। शरह सूद इमरान खान के दौर में बहुत कम थी, और इन नेकों के आने के बाद शरह सूद तकरीबन मेरे ख्याल में 21% है। पाकिस्तान में मजहब को सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके पास सब कुछ है, लंदन में फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े महल्लात होने के बावजूद ये लोग पाकिस्तानियों का खून नचोड़ने में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ का मुफ्त आटा स्कीम, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पब्लिसिटी है कि हमें किसी तरह वोट मिल जाए, लेकिन वोट इन्हें फिर भी नहीं जाना। उस आटे के हसूल के लिए अब तक 10 इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। कल कराची में ज़कात की तकसीम में भगदड़ मची और खवातीन और बच्चे जान से गए। हम देख नहीं सकते मनाजिर, क्योंकि गुर्बत इतनी है कि अवाम भागती है पैसे के लिए, उन्हें अपनी भूख मिटानी है। बूढ़े बेचारे सफेद दाढ़ियों वाले सड़क किनारे बैठ के रो रहे होते हैं। उन्हें पता है कि मांगना अच्छी बात नहीं है, उन्हें पता है कि दीन इसके खिलाफ है, लेकिन क्या करें? वो 2-2 दिन से भूखे हैं बेचारे। पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करूंगा, खा PTI से हैं, खा PMLN से हैं, जिस जमात से मर्जी हैं, मुल्क के हालात आपके सामने हैं कि इन चोरों ने मुल्क के साथ क्या कर दिया। चुप करके जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी इस्तात है, किसी सफेद पोश के घर कोई राशन पहुंचा दो, उसकी एक अफ्तारी करवा दो, कोई खजूर पहुंचा दो। और खसूसी तौर पे अपने लिए, सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि ऐसे वक्त से हर किसी को अल्लाह ताला बचाए। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।